तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का यानी मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए विज्ञान का चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें लगभग 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप सभी इससे पहले 3 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तीनों मॉडल पेपर अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। तो अगर आप सभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप तुरंत देख लें। और ये आज की इस वीडियो में हम विज्ञान का यानी साइंस का चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम चौथा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें लगभग 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लिया गया है, ठीक है। और ये 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैट्रिक एग्ज़ाम में, और आपके भी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें केवल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न को देखने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, यानी पहला प्रश्न, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो किस में बनता है? ऑप्शन है समतल दर्पण में, बी उत्तल दर्पण में, सी अवतल दर्पण में, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समतल दर्पण में। देखिए जो समतल दर्पण होता है उसमें वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समतल दर्पण में। उसके बाद यहाँ पर जो 2 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर होती है? तो ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर, बी 2 मीटर, सी 2 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी 1 मीटर। तो यहाँ पर जो 2 नंबर प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 मीटर। देखिए डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन है अवतल लेंस, बी समोत्तल लेंस, सी उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी समतलो अवतल लेंस, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ पर जो आंसर होगा यानी जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 यानी इस तरह का, ठीक है, इस तरह का जो लेंस होता है उसे हम उत्तल लेंस बोलते हैं, यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो उससे हम क्या बोलते हैं? तो उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ऑप्शन है नीला रंग, बी बैंगनी रंग, सी लाल रंग, और ऑप्शन डी पीला रंग। और ये बहुत ही इजी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 नंबर प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल रंग, ठीक है। लाल रंग का जो संकेत हम लगाते हैं वो खतरे के जगह पर लगाते हैं, यानी खतरे के निशान में हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन है बैगनी, बी हरा, सी लाल, और ऑप्शन डी पीला। तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल। देखिए जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वह सर्वाधिक होता है, यानी जो अधिक होता है, ठीक है। तो प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बोला जा रहा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? ऑप्शन है उत्तल, बी अवतल, सी समतल, और ऑप्शन डी सभी। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, अवतल। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो अवतल। और यह वही प्रश्न को इस तरह बोल दिया जाए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया है? तो
किया जाता है तो उत्तल मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है 6 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो अवतल लेंस का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है तो कौन है। ऑप्शन ए आर बराबर वी आई, उसके बाद आर बराबर वी बटा आई, ऑप्शन सी आर बराबर आई बटा वी, और ऑप्शन डी आर बराबर वी माइनस आई। तो यहाँ पर जो 7 नंबर प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आर बराबर वी बट्टा आई, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर बराबर वी बट्टा आई। उसके बाद यहाँ पर जो 8 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन, बी मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी कठोर, यहाँ पर सी बोला जा रहा है कोर इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। धातुओं में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, यानी परिपथ में विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है वोल्टमीटर से, बी एमीटर से, सी गैल्वेनोमीटर से, और ऑप्शन डी किसी से। तो 9 नंबर प्रश्न है इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एमीटर से। परिपथ में विद्युत धारा को हम किस यंत्र से मापते हैं, तो एमीटर से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एमीटर से। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न बोला जा रहा है 10 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ऑप्शन है उष्मीय, बी चुंबकीय, सी रासायनिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्मीय, ठीक है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव पर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 11 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। बोला जा रहा है यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी परिवर्ती धारा, सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 11 नंबर जो प्रश्न है इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दिष्ट धारा। देखिए डीसी इसे बोलते हैं हम, दिष्ट धारा को संकेत के रूप में हम डीसी बोलते हैं, ठीक है। इसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिष्ट धारा, ठीक है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जीव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी बोला जा रहा है कोयला। तो 12 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जीव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 13 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। ए कोयला, बी पेट्रोल, सी सौर ऊर्जा, और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो 13 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, निम्न में कौन अवकारक है। ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी O2, और ऑप्शन डी H2S। तो यहाँ पर जो 14 नंबर प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, H2। ये H2 जो है वह अवकारक है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 15 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। ये भी बहुत बार इम्पोर्टेंट और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। ऑप्शन है 2, बी 7, सी 6, और ऑप्शन डी 13। तो 15 नंबर प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 13। देखिए
जब 7 से कम होता है यानी इधर होता है, जब 6 रहेगा या 5 रहेगा तो वह मान अम्लीय दर्शाता है, ठीक है। और 7 रहेगा तो उदासीन दर्शाता है, और 7 से इधर जब जाएगा तो क्षारीय दर्शाता है। तो 7 से अधिक है 13, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 16 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है। यहाँ पर जो 16 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। उसके बाद यहाँ पर जो 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, यानी किससे निकाला जाता है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, यानी किससे निकाला जाता है। तो ऑप्शन है लाइकेन से, ऑप्शन बी लाल पत्ता गोभी से, ऑप्शन सी हल्दी से, और ऑप्शन डी पेटूनिया फूल से। तो 17 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा लाइकेन के, ठीक है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है वह किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन के पौधे से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ऑप्शन डी जल। तो 18 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा विरंजक चूर्ण। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो विरंजक चूर्ण बनता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 19 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग होता है, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बोला जा रहा है सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग होता है। ऑप्शन है 11 है, बी 12, सी 13, और ऑप्शन डी 14। तो यहाँ पर जो 19 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 14। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग होता है तो 14, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। तो 20 नंबर प्रश्न का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है तो CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O। उसके बाद यहाँ पर जो 21 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो 21 नंबर प्रश्न का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा Na2ZNO2 प्लस H2O, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, देख सकते हैं आप सभी स्क्रीन पर 22 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है पीतल है, तो पीतल क्या है। ऑप्शन है धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु, और ऑप्शन डी उपधातु। तो 22 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा मिश्र धातु, ठीक है। पीतल जो होता है वह मिश्र धातु होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, क्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, क्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, तो कैसी अवस्था होती है उसकी। ऑप्शन है ठोस, बी गैस, सी द्रव, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर द्रव होता है। क्रोमीन अधातु की अवस्था होती है तो कैसी होती है, तो द्रव होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध हैं। ऑप्शन है CH4, बी C2H6, ऑप्शन सी C3H4, और ऑप्शन डी C3H8। तो 24 नंबर यहाँ पर जो प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा C3H4। निम्न में किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध है, तो C3H4 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 25 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बोला जा रहा है
चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है वह क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए CH3COOH, ऑप्शन बी C2H12O6, ऑप्शन सी यहाँ पर C12H22 और ऑप्शन सी बोला जा रहा है यहाँ पर C12H22O11, और उसके बाद ऑप्शन डी बोला CH3CHO। तो यहाँ पर जो 25 नंबर प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा C12H22, उसके बाद O11। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा C12H22O11। इस प्रकार भी आप सभी याद कर सकते हैं, C12H22O11। उसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है 26 नंबर, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो 26 नंबर यहाँ पर जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2। ठीक है, हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 2 रहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 27 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो कौन आवश्यक है? ऑप्शन है CO2, बी क्लोरोफिल, सी सौर प्रकाश और ऑप्शन डी सभी। तो 27 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डी हो जाएगा। ठीक है, सभी। CO2 भी है, CO2 और क्लोरोफिल और सौर प्रकाश, ये तीनों आवश्यक है सपोषी पोषण के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो 28 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन है सपोषी, बी मृतजीवी, सी समभोजी और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 28 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा मृतजीवी। ठीक है, मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी विधि है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 29 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी भी है। ठीक है, बोला जा रहा है यहाँ पर क्लोरोफिल वर्ण का रंग है, तो कैसा होता है उसका रंग? ऑप्शन है हरा, बी नीला, सी लाल और ऑप्शन डी सफ़ेद। तो 29 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरा। देखिए जो क्लोरोफिल वर्ण का जो रंग होता है वह हरा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 30 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो यह जो क्रिया होती है वह कहाँ पर होती है? बोला जा रहा है 30 नंबर प्रश्न, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो कहाँ होती है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी हरित लवक में और ऑप्शन डी केंद्रक में। तो 30 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद 31 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला रहा है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? यदि हमारे आहार में यानी जो हमारे भोजन होता है उसमें आयोडीन की जो कमी होती है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? तो ऑप्शन है ग्वाइटर, बी गलगंड, सी घेंगा और ऑप्शन डी सभी। तो 31 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। देखिए जो हमारे भोजन में आयोडीन की जो कमी होती है उसके कारण हमें ग्वाइटर, गलगंड और घेंगा होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन स्रावित होता है तो कहाँ होता है, यानी किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है वृषण द्वारा, बी अंडाशय द्वारा, सी लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा, ऑप्शन डी थायराइड द्वारा। तो 32 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडाशय द्वारा।
एंड्रोजन स्रावित होता है तो किसके द्वारा, तो अंडाशय द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, अंडाशय द्वारा। उसके बाद यहाँ पर जो 33 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है सेरिबेलम, बी सेरिब्रम, सी थायराइड और डी पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी। तो 33 नंबर जो यहाँ पर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेरिब्रम। ठीक है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रम के द्वारा। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 34 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, घेंघा किस समुदाय का प्राणी है। ठीक है, घेंघा किस समुदाय का प्राणी है। तो ऑप्शन है मोलस्का, बी यहाँ पर इकाइनो डर्माटा, उसके बाद ऑप्शन सी प्रोटोकार्डेटा और ऑप्शन डी एनीलिंडा। ठीक है, एनीलिडा। तो 34 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोलस्का। घेंघा किस समुदाय का प्राणी है, तो मोलस्का का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोलस्का। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। ठीक है, तो आप सभी लाइक करना नहीं भूलिए, आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो जो होता है बनाने का मोटिवेट करता है, यानी अगला वीडियो बनाने का हमें साहस भरता है। ठीक है, तो आप लाइक करना नहीं भूलिएगा, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। उसके बाद यहाँ पर जो 35 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है, और ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। ऑप्शन है मानव, बी कबूतर, सी मेढक और ऑप्शन डी केंचुआ। तो 35 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केंचुआ। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है, तो केंचुआ जो होता है वह उभयलिंगी जंतु होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंचुआ। उसके बाद यहाँ पर जो बोला जा रहा है 36 नंबर प्रश्न, परागकोश होते हैं। ऑप्शन है बाह्यदल, बी अंडाशय, सी अंडप और डी परागकण। तो जो परागकोश होते हैं वह परागकण में रहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। परागकोश होते हैं तो कहाँ पर होते हैं, तो परागकण में होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परागकण। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 37 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोला जा रहा है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन है 21 जोड़े, बी 20 जोड़े, सी 23 जोड़े और ऑप्शन डी 25 जोड़े। दोस्तों ये 40 ऑब्जेक्टिव है, और आप सभी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आप सभी का 40 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। ठीक है, इससे होगा क्या कि मुझे पता चलेगा कि आप सभी की जो स्टडी है वह यानी जो पढ़ाई है वह कैसी चल रही है। ठीक है, तो आप सभी नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा, आप सभी नीचे कमेंट जरूर करना कि आप सभी का 40 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। बोला जा रहा है यहाँ पर जो 37 नंबर प्रश्न, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ए 21 जोड़े, बी 20 जोड़े, सी 23 जोड़े और ऑप्शन डी 25 जोड़े। तो 37 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, 23 जोड़े। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 जोड़े। और ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर जो 23 जोड़ा है इसको हम डबल करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, तो 23 दूना 46 होगा। ठीक है, तो यानी 46 क्रोमोसोम मनुष्य में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 जोड़े। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन है हरे पौधे, बी नील हरित शैवाल, सी जंगली जानवर और ऑप्शन डी फल और पत्ते। तो 38 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जंगली जानवर। देखिए जो जंगली जानवर होते हैं वह उपभोक्ता होते हैं, यानी उपभोक्ता की श्रेणी में रहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जंगली जानवर। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है। 39 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के कैपिटल आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब है। ऑप्शन है कम उपयोग, बी पुनः चक्रण, ऑप्शन सी पुनः उपयोग और ऑप्शन डी सभी। तो 39 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। देखिए ये 3 प्रकार यहाँ पर बोला गया है, ये इससे ये है और ये यहाँ पर 3 प्रकार का होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। कम उपयोग करना चाहिए, पुनः चक्रण होना चाहिए और पुनः उपयोग भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। उसके बाद यहाँ पर जो 40 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, यानी इस मॉडल सेट का अंतिम ऑब्जेक्टिव बोला जा रहा है, किन किरणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं, किन कारणों से। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा, बोला जा रहा है किन कारणों से, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। ऑप्शन है शहरीकरण, बी प्रदूषण, सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी वृक्षारोपण। देखिए वृक्षारोपण का अर्थ होता है वृक्ष लगाना, ठीक है, वृक्ष को रोपना, इसे ही हम वृक्षारोपण कहते हैं। तो यहाँ पर जो 40 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, तो देखिए शहरीकरण के भी कारण हमारा जो प्राकृतिक नष्ट हो रहा है, ठीक है, और प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, इस कारण से प्राकृतिक संसाधन जो है वह नष्ट हो रहा है। वृक्षारोपण से तो नहीं होगा, क्योंकि वृक्षारोपण से हमें लाभ होगा, यानी पर्यावरण का बचाव होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 40 नंबर का। तो दोस्तों यही था क्लास 10th यानी मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए विज्ञान का यानी साइंस का चौथा मॉडल पेपर, जिसका हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करा चुके हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले मॉडल पेपर के साथ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। और आप सभी को इसका PDF लेना है तो आप सभी हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। उस लिंक पर क्लिक करके आप जैसे ही ज्वाइन हो गए आप सभी को इसका PDF तुरंत मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।